बिहार वो जमीन जिसने राजनीति को नया आयाम दिया, वो मिट्टी जिसने देश को दिशा दी। और आज एक बार फिर बिहार की राजनीति एक महासंग्राम के मुहाने पर खड़ी है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल की तकदीर लिखने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह है रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जनता का फैसला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सत्ता पक्ष अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष इस बार पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर उतर चुके हैं। हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? युवा नेतृत्व की लहर चलेगी या अनुभवी नेताओं का जादू सिर चढ़कर बोलेगा? क्या बीजेपी सचमुच लड़ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव? नीतीश की पलटू राम की छवि के बावजूद आखिर क्यों है बीजेपी को इतना भरोसा? क्या इस बार पटना में बीजेपी का मुख्यमंत्री लेगा शपथ? क्या नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या ड्राइविंग सीट पर सचमुच बीजेपी चल रही है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार का क्या रहेगा रोल? 29 सीटों के साथ मैदान में चिराग पासवान का क्या रहेगा किरदार? और क्या इस चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा बाजी पलट सकता है? पीके इस सियासी समर में पास होंगे या फेल? और मुस्लिम सीटों पर क्या सोचती है जनता? कास्ट फैक्टर आखिर कितना करेगा काम? क्या बिहार में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल? लालू यादव के परिवार के आपसी झगड़ों का कितना होगा असर? बिहार के सियासी गलियारों में घूमते हुए इन सवालों का जवाब आज आपको हम दिखाएंगे द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा द जेसी शो में बताई गई उन झलकियों में, जहां बिहार चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चुनावी रण के विश्लेषण में, जहां बिहार के सियासी दंगल के हर समीकरण का लेखा जोखा बताया है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने। सर, ये जो 29 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? बीजेपी इतना ज्यादा क्यों झुक रही है चिराग पासवान के सामने? ये कहानी की बात नहीं है। एक तो क्या, नरेंद्र मोदी को नब्ज की पकड़ है, जनता की पकड़ रहती है उनको। आपके सारे चुनावी रणनीति एक तरफ, और नरेंद्र मोदी खुद का जो ग्राउंड आकलन है, फर्स्ट आकलन जो उनका होता है, वो एक तरफ होता है हमेशा। उनका पक्का ये आकलन है शुरू से कि चिराग इज़ ए कंपल्सरी कंपोनेंट इन दिस गवर्नमेंट, और अगर हमें सरकार बनानी है एनडीए की और विपक्ष को निश्चित तौर पे हराना है, स्वीपिंग मेजोरिटी लेनी है, हमें कोई उसमें से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें जो चिराग पासवान है एक कंपल्सरी कंपोनेंट है, एक पॉपुलर कंपोनेंट है। पिछले लोकसभा में 100% उसकी स्ट्राइकिंग रेट थी, 5 में 5 सीटें जीती। तो किसी न किसी कारण से, और प्लस मेरिट है जो पॉलिटिकल, उससे प्रधानमंत्री के मन में उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग के प्रति। तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा भी कुछ भी करो, इसको 29 करो, 19 करो, ये आपका काम है, लेकिन ये चिराग बाहर नहीं जाना चाहिए। पिछली बार नीतीश के बाहर चला गया था, तो नीतीश कुमार के जो है ना 30-35 सीटों का नुकसान किया उसने। खुद से 135 पे लड़ा, एक भी जीता, वो अलग बात है। फिर जो लोकसभा में 5 सीटें जीती, वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को प्रभावित करती हैं। तो कम से कम इतना प्रभाव तो आज है उसका, दैट वे जो है। तो एक पॉलिटिकल विजडम के नाते, दूरदर्शिता के नाते, फिर शीर्ष स्तर से फैसला हुआ कि ठीक है, एकोमोडेट करो, जाएगा कहाँ, रहेगा तो हमारे साथ ही। हुआ। सर, इस वक्त जो लालू परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं चुनाव के परिणामों पर? कोई खास नहीं। बिहार के लोग आदी हो गए हैं लालू परिवार के घटनाओं के बारे में, झगड़ों के बारे में, तू तड़ाक के बारे में, गाली गलौज के बारे में, धक्का मुक्की थोड़ी बहुत उसके बारे में। और बड़ा भाई कहता है, तेज प्रताप जो है बड़ा भाई, वो कहता है छोटे भाई को भी राम का धर्म निभाना चाहिए, राम के प्रति एक मान का सम होना चाहिए, लक्ष्मण को अपना धर्म निभाना चाहिए, सब चल रहा है। लेकिन वो क्या है ना, आप देखो कि अब नॉमिनेशन था कल तेजस्वी का, परिवार वहीं था, कहाँ जाओगे छोड़ के परिवार को? लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, मीसा थी वहाँ पे, एक संजय यादव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेंटर, वो भी थे वहाँ पे। एक वो आचार्य विदेश में रहती, जिसने किडनी दी थी लालू के लिए, वो शायद नहीं थी। वो भी चाहती हैं कि 2-4 टिकट मेरे को दे दो। लेकिन उस परिवार में, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी का रूल है, उस परिवार में तेजस्वी का डंडा चलता है, उसका रूल है जो है ये। तो मानी नहीं उसने किसी की। तो ठीक है, इट इज़ डिसअपॉइंटेड लॉट ऑफ ए फैमिली,
but is not much going to affect the outcome of elections. लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना को जो मेट्रो की सौगात दी, उसको आप कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा कदम है। पिछली बार मैं पटना गया तो मेट्रो काम चल रहा था, तो मैंने भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ जाएगी। तो ये तो मानना पड़ेगा इसमें कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो नरेंद्र मोदी का गजब है। और रेलवे में ऐसा आदमी ला के बैठा दिया उन्होंने, अश्विनी वैष्णव, जो खुद भी अपने आप में एग्जीक्यूशन मास्टर है, जिसे कहना चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए रेल मंत्री को भी इसमें जो है। इतना बढ़िया हो गया, दिन में 20-25 फेरे करती है, 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रूट है वहाँ पे। दैट वे जो है जारी आरी आकर्षण केंद्र है। बिहार के लोग जो गांव-गांव से मोतीहरी से आते हैं, कहीं दूर से आते हैं, वो सब आके देखते हैं उसको कि मेट्रो कैसी होती है। और मेट्रो सुंदर है और चुनाव के समय बनाएगी तो और ज़्यादा सुंदर है, वंदे भारत की तरह। दैट वे जो है तो एक अच्छा पॉपुलर मूव है और इससे नरेंद्र मोदी का मैसेज भी जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम विकास करेंगे, हमारा विकास का एजेंडा है वहाँ पे जो है। अच्छा इम्पैक्ट है इसका मेट्रो का। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से 243 सीटों में से 160 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है? संभावना कितनी है इसकी? आकलन क्या है कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और टारगेट को एक फोकस करने के लिए आदमी ऐसा नंबर देता है जिसको आदर्श नंबर होता है, आइडियल नंबर होता है। तो ये सोच के अमित शाह ने 160 का आंकड़ा रखा है उनके सामने जो है, और 142 पे तो वैसे लड़ ही रहे हैं वो जो है। अब एग्जैक्टली 160 आते हैं कि 140 आते हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन मन का भाव यही होता है सीनियर लीडरशिप का कि आंकड़ा ऐसा दो कार्यकर्ता दौड़े उसको। लक्ष्य है, एक लक्ष्य होना चाहिए सामने। 160 का लक्ष्य है, लेट्स सी। सर, चुनाव से ठीक पहले महिला कार्ड की तरह बीजेपी ने खेला 62,000 करोड़ का यूथ कार्ड। क्या ये सचमुच कारगर साबित होगा चुनाव में? ऑफ कोर्स आप देखिए, अब जो उसमें 62,000 करोड़ का जो बजट है, तो 60,000 करोड़ से तो क्या 100 IITs बनेंगे, 4 यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। और उसमें आप देखिए कि 5 लाख युवक ऐसे हैं जिनको 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। तो यूथ मोबिलाइजेशन है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ, ये इसका टारगेट है। चुनाव के समय हुआ है ये, तो निश्चित तौर पे एक माहौल बनता है। जो पहले मैंने इसका नारा बदल गया यहाँ पे, और महिला प्लस यूथ हो गया है। उसको देखते उसकी पृष्ठभूमि में 62,000 करोड़ का जो पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इट्स ए वेलकम पैकेज। सर, क्या सच है बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, नेता हैं, वो अपने बेटे और बेटियों को टिकट दिलाना चाहते हैं? आम तौर पे होता है ये, हर पार्टी में नीति होती है। कांग्रेस में ज़्यादा है, भाजपा में तो नरेंद्र मोदी का डंडा है, अमित शाह का डंडा है, लोग डरते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, उनको पता चलेगी नहीं इस तरह से जो है। और कांग्रेस में तो इस तरह का नहीं है, मतलब कड़ा अनुशासन नहीं है, तो लोग कोशिश करते हैं। तो वहाँ मैंने सुना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, मीरा कुमार, शकील अहमद, मदन मोहन झा, अवधेश सिंह, इन लोगों ने अपने अपने बेटे बेटियों को लाने की आगे कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। क्योंकि राहुल गांधी ने अजय माकन को अपॉइंट किया कि आप देखिए ज़रा, तो अजय माकन ये कर रहे हैं कि हर सीट पे 2 आदमियों का पैनल आए कम से कम, देन विल टेक ए कॉल। तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता मिले ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी आप कोई रोल देख रहे हैं इन चुनावों में? अच्छा है वो लड़का, गुड बॉय जो है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। और नीतीश कुमार के इसमें 100 में 100 नंबर हैं कि वो परिवारवाद को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। एक तो अपने इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा और एक परिवारवाद को जैसे आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो पापा एक कॉन्स्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ते नहीं, MLC में रहते हैं, लेकिन नालंदा क्षेत्र में जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा देखते हैं। लेकिन ये बात तय है जो मुझे लगता है, अगर भाजपा की सरकार बनी और भाजपा का मुख्यमंत्री बना और नीतीश कुमार ने मेंटली रिकनसाइल किया और कोई डील हुई, तो इनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2 या 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे शायद बिहार में इस बार, तो उसमें हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री बन सकता है। पर एट द मोमेंट इस चुनाव में उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। सर, इस समय जो मौजूदा स्थिति है बिहार की, उसमें जेडीयू का भविष्य क्या देखते हैं, नीतीश की पार्टी का भविष्य? देखो, जेडीयू वैसे तो हैज बीन हाईजैक्ड बाय बीजेपी प्रैक्टिकली। तो मैंने कहा ना, नीतीश इज एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि कितना उनका आधार, उनके सेनापति इधर से उधर हो गए हैं। दैट वे जो है। और फिर क्या है कि जैसे कहना चाहिए कि जेडीयू के विधायकों में इतना डर है, न जाने क्यों, बिना कहे हुए बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं। पटना में उनके मन में रहता है कॉल आए तो चलो वहाँ चले जाए। दैट वे। तो भविष्य तो ये है कि इस पे डिपेंड करता है कि सरकार कैसी बनती है जी। मैं तो संभावना मानता नहीं नीतीश कुमार की बनने की, अगर फिर भी भाग्य किसी न किसी का पड़ा नहीं है और मुख्यमंत्री भाग्य से बनता है, भाग्य से हटता है, तो अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक पल के लिए बने तो रहेगा भाग्य, बट विल बी रनिंग ए रिमोटली कंट्रोल्ड पार्टी दैट इज जेडीयू, जैसे अभी चल रही है दैट वे।
और जैसी संभावना है कि वो सत्ता में नहीं होंगे उस तरह से, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी ऐसा लगता है। तो ग्रेजुअली करते करते 2-2.5 साल के अंदर ये मर्ज हो जाएगी पार्टी। और पॉलिटिकली अमित शाह को इनको लगेगा कि मर्ज करना ठीक नहीं, दूर रखो, अपने साथ रखो, तो दूर खड़े रहेंगे चिराग की तरह, एक आवाज़ देंगे जिस दिन फायर की होगी बुझाने की आवश्यकता, आ जाएंगे उस दिन, दैट इज है। तो अभी अपेरेंटली उनके अस्तित्व को खतरा नहीं, बट इज डिक्लाइनिंग। जेडीयू है ना, अब डिक्लाइनिंग है। सर जहां कुर्सी वहां नीतीश कुमार ऐसा कहा जाता है, तो आपको लगता है अब क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि अब नीतीश कुमार की विदाई का समय आ गया है, तो वाकई आ गया है या अभी भी उनकी पारी पॉलिटिकल बाकी है? देखो, हर नेता का, हर एक मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, खासतौर पे मुख्यमंत्री का एक विदाई का समय होता है, एक पारी के अंत होने का समय होता है। फिर चाहे ज्योति बसु हों, चाहे नवीन पटनायक हों, एंड सो ऑन, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जो है, तो लगता है उनका वक्त जो है विदाई का इस समय आ गया है। अब उनकी विदाई दो तरह से हो सकती है। एक तो जनता उनको विदा करेगी, 101 में बहुत कम सीटें जीतेंगे इस बार वो, मे बी 40 टाइप कुछ ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं, दैट इज है। दूसरा ये है कि चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद जो है ना भाजपा उनकी विदाई करेगी, ऐसा इंप्रेशन है, ऐसा परसेप्शन है। तो उनको तो जाना है, दैट वे जो है, और जाना है तो जाना तो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। उनको पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जो है वानप्रस्थ आश्रम का जो रास्ता है वो चुनना चाहिए, लेकिन सत्ता का मोह है जो छोड़ता नहीं है। बाकी अपेरेंट इंडिकेशन तो यही है कि नीतीश कुमार ऑन इज़ वे आउट, बहुत गरिमा से उन्होंने 20 साल शासन किया, इस पर उन्हें गर्व होना चाहिए, और उसी गर्व और गरिमा के साथ जो है ना उन्हें अब नमस्ते कहने का समय आ गया है उनके द्वारा। लेट अस सी।